Hello everyone, welcome back to my channel English with Shasta. I'm Shasta. Today we'll be starting with the second paper that is named as Modern American and British Poetry. सो फर्स्ट राइटर है उसमें, फर्स्ट पोइट है उसमें W.H. ऑडन, जिनको हम डिस्कस करेंगे. उसके बाद हम T.S. एलियट को डिस्कस करेंगे एंड इन द थर्ड वीडियो विल बी डिस्कसिंग विलियम कार्लोस विलियम्स. ओके, सो W.H. ऑडन जो है उनका नाम है विस्टन हू ऑडन. ठीक है, ये इनका जो है वो पूरा नाम है. 1930s में ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट पोइट थे. ठीक है, और मॉडर्न सेंसिबिलिटी के हैं. मॉडर्न सेंसिबिलिटी मीन्स मॉडर्न एज से कहीं ना कहीं बिलोंग करते हैं, ताल्लुकात रखते हैं. 20th सेंचुरी के बहुत प्रोमिनेंट जो हैं वो ये राइटर हैं. सबसे पहले इनकी पोइम आपके सिलेबस में है द अननोन सिटीजन. हम चारों की चारों पोइम्स जो भी आपके सिलेबस में है इसकी वो कवर करेंगे. अननोन सिटीजन जो है वो 1939 में लिखी गई है और इस टाइम पे वर्ल्ड वॉर 2 चल रही है. अगर आपको पता है वर्ल्ड वॉर 2 की ये टाइमलाइन है 1939 टू 1945. ठीक है, अब जितने भी मैं आपको अभी पॉइंट्स बताऊंगी ना, सारे के सारे उसमें कुछ भी आ जाए, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, कंपैरिजन का आ जाए, जैसा भी क्वेश्चन आए, आप इन्हीं पॉइंट्स में से लिखने वाले हैं. इन्हीं को थोड़ा बहुत एक्सटेंड करके या जैसे भी आप लिखना चाहते हैं, बट इन पॉइंट्स को आपने किसी भी हाल में मिस नहीं करना है क्योंकि एग्जामिनर इन पॉइंट्स को ढूंढ ही रहा होगा आपके आंसर में. ठीक है, अननोन सिटीजन एरोनिक है, सटायर है. ठीक है, एक सिटीजन है जो कि एक एवरेज मैन है. ठीक है, एवरेज मैन है, उसके बारे में ये बता रहा है इस पोइम में. सिस्टम है जो चल रहा है, उसमें साइंटिफिक डाटा जो है वो कलेक्ट किया जाता है. ठीक है, और सिर्फ साइंटिफिक डाटा कलेक्शन ही इनका काम है. ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी जो है वो सिस्टम का काम नहीं है. ठीक है, तो एक इंसान है, मॉडर्न मैन है इसमें बताया हुआ, जो कि डिलेमा में है, कंफ्यूजन में है, क्योटिक उसकी लाइफ हो गई है. ठीक है, क्योंकि जो ह्यूमंस हैं, ठीक है, वो क्या है, अननोन सिटीजन्स हैं. और उनको तय कौन करता है ह्यूमंस को कि वो क्या करेंगे, कैसा किया उन्होंने, कैसा नहीं किया, वो कौन तय करता है? एक कागज़ का टुकड़ा, पीस ऑफ पेपर जो है वो तय करता है. कोई वैल्यूज़ नहीं सिखाई जाती, उनके पास कोई फ्रीडम नहीं है, कोई हैप्पीनेस नहीं है. वो एक तरीके से मतलब कर्मचारी हैं, वो नौकर काइंड ऑफ बन चुके हैं सरकार के. उनको वैसा ही काम करना पड़ेगा जैसा उनको जो है वो बताया गया है. उनमें तो इस तरीके से ऐसे हो गए हैं वो कि उनके अपने कोई ड्रीम्स नहीं है, अपनी कोई फीलिंग्स नहीं है. ठीक है, वो एक काइंड ऑफ मशीन बन चुके हैं. इसीलिए उनको अननोन सिटीजन्स बोल रहे हैं क्योंकि उनको अपना ही नहीं पता है कि उन्होंने करना क्या है, क्योंकि वो उस सिस्टम के अंदर इतने ज़्यादा आ चुके हैं और सिस्टम जो है वो फोकस कर रहा है सिर्फ साइंटिफिक डाटा पे. उनको कोई लेना देना नहीं है कि आपकी लाइफ कैसी चल रही है. ठीक है, इसमें जो है वो कॉमन मैन का स्ट्रगल बताया हुआ है इस पोइम के अंदर कि उसको किस तरीके से एक पर्टिकुलर सेट स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो फिट करना पड़ता है खुद को. ठीक है, ताकि वो रिस्पेक्ट पा सके. उसको फिट होना पड़ता है एक एक्सेप्टेड सिटीज़न बनने के लिए. एक एक्सेप्टेड सिटीज़न बनने के लिए आपको एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में जो है वो फिट होना पड़ता है, तभी आप एक रिस्पेक्टेड सिटीज़न कहलाओगे. जिसमें आपकी अपनी कोई फीलिंग्स की कदर नहीं है, कुछ नहीं है, बस आपको एक स्टैंडर्ड दे दिया है, एक पैमाना दे दिया है, उसमें आपको अपने आप को फिट करना है. टोटलिटेरियन गवर्नमेंट का इसमें जो है वो दिखता है. इसमें क्या है कि स्टेट का ही इमेंस कंट्रोल है. किसका? स्टेट का. स्टेट कंट्रोल करेगी. स्टेट क्या है? अथॉरिटी है. अथॉरिटी मीन्स एक सिस्टम है जो कि आपको कंट्रोल करेगा. आप उसमें अपना कुछ नहीं कर सकते. एक इंसान है इसमें जो बताया नॉन सिटीजन में, जिसके 5 बच्चे हैं. एक मॉडर्न मैन है जिसको पोजेशंस भी तो चाहिए. अब जब वो स्टेट के अंदर है, स्टेट अपने अकॉर्डिंग चीज़ें करवाएगी, तो एक क्वेश्चन उठता है कि क्या वो हैप्पी है, क्या वो फ्री है, क्या उसके पास फ्रीडम है, क्या उसके पास लिबर्टी है? नहीं है रियलिटी में. ठीक है, क्योंकि वो किसी के अंदर जो है वो काम कर रहा है, उसको उन्हीं के पर्टिकुलर स्टैंडर्ड पे जो है वो फिट होना पड़ रहा है. इसीलिए आप इसको कोट करेंगे, वॉज ही हैप्पी, वॉज ही फ्री. इसको आप जो है वो कोट करेंगे क्योंकि उसको जो है रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ रहे हैं और उसको उसी अकॉर्डिंग वर्क करना पड़ रहा है जिस तरीके से स्टेट ने, सिस्टम ने, सो कॉल्ड अथॉरिटी ने डिसाइड किया हुआ है. ठीक है, कोई इंडिविजुअलिटी नहीं है. कोई इंडिविजुअल जो है वो आपकी अपनी चॉइसेस नहीं है. इंडिविजुअल आपकी डिज़ायर्स नहीं है कुछ भी. हैप्पीनेस आपकी मायने नहीं रखती. तो इस तरीके से ये अननोन सिटीजन जो पोइम है उसमें ये सब क्रिटिकल इसके पॉइंट्स हैं. इन मेमोरी ऑफ W.B. येट्स नेक्स्ट है जो कि 1939 में
W.B. यीट्स की डेथ पे, विलियम बटलर यीट्स की डेथ पे ऑर्डन ने लिखी थी ब्लैंक वर्स में। ब्लैंक वर्स मैंने आपको पहले भी बताया था, जिसमें राइम नहीं होती लेकिन रिदम होती है, वो होता है ब्लैंक वर्स। इसमें जो है वो डेथ को कोल्ड रिप्रेजेंट किया हुआ है, कोल्ड, हार्श, ठीक है, कोल्ड, स्टिलनेस को रिप्रेजेंट करते हैं। ऑर्डन क्या बोलता है कि जिस दिन यीट्स की डेथ हुई, कुछ लोग उसको उसी टाइम पे भूल जाएंगे और कुछ लोग ऐसे होंगे जो उसको कभी नहीं भूलेंगे। फ्यू पीपल विल नेवर फॉरगेट W.B. यीट्स, ठीक है। टाइम जब बीतता रहेगा तो पोइट की प्रेज नहीं होगी, W.B. यीट्स की प्रेज नहीं होगी, उसने जिस तरीके की लैंग्वेज यूज करी होगी अपनी पोइट्री के अंदर, उसकी प्रेज होगी, ठीक है। ये यहाँ पे इस पोइम में बताया है। उसके बाद क्या है, यूरोप जो है वो कैसा है, हेट्रेड है, कोई वैल्यूज़ नहीं है यूरोप के अंदर। जो 20th सेंचुरी का यूरोप है उसमें उसकी डिपिक्शन दी गई है कि हेट्रेड है, घृणा है, कोई वैल्यूज़ नहीं है, नो वैल्यूज़, लव नहीं है, फेथ नहीं है किसी चीज़ पे। लेकिन यीट्स की पोइट्री ने बहुत कुछ चेंज किया। यीट्स की पोइट्री ने जो है वो हेट्रेड की जगह लव सिखाया, वैल्यूज़ सिखाई। अगर तुम्हें प्रेयर फॉर माई डॉटर याद हो, उसमें भी ऐसा ही है ना, उसने अपनी बेटी को कैसे कि ज़्यादा ब्यूटीफुल मत बनाना, है ना, ऐसा बनाना वैसे। तो इस तरीके से उनने अपनी पोइट्री के माध्यम से जो है वो चेंज लाने का कोशिश की। और कैसा चेंज, फुल ऑफ मॉरल वैल्यूज़, ठीक है। तो ये बोल रहा है ऑर्डन की W.B. यीट्स की पोइट्री ने ये यूरोप के नक्शे को काइंड ऑफ चेंज किया, मेंटालिटी को चेंज करने की बहुत कोशिश की, ठीक है। फिर वो बोलता है कि जब वो मर जाएगा तो एवरीडे लाइफ तो वैसी की वैसी चलती रहेगी, बहुत कम लोग उसको याद रखेंगे, ठीक है। ये क्या है, यीट्स की ये फिजिकल डेथ है, उसकी बॉडी की डेथ है, ये फिजिकली जो उसका बॉडी, जो उसको शरीर जो था वो मिला था, उसकी डेथ है ये। लेकिन उसकी पोइट्री जो है वो सरवाइव कर जाएगी, क्योंकि अगर आपको पता हो, यहाँ पे आप एक कॉन्सेप्ट दे सकते हैं कि आर्ट जो है वो इमॉर्टल होता है और जो ह्यूमन है वो क्या होता है, मॉर्टल होता है। ह्यूमन टाइम के साथ मर जाता है क्योंकि ह्यूमन जो है वो क्या है, उसका जो है वो इम्परमानेंस नेचर है। लेकिन आर्ट, एक कोई आर्ट का पीस है, पोइट्री है, कुछ भी है, वो क्या है, वो सरवाइव करती है। पोइट्री जो है वो क्या करती है, सरवाइव करती है। इसीलिए जो आर्ट का पीस हुआ, जो इसकी पोइट्री हुई W.B. यीट्स की, वो क्या करेगी, वो हुई इमॉर्टल, ठीक है। वो यहीं रहेगी, उसकी सिर्फ बॉडी मरी है, उसकी लैंग्वेज यहीं रहेगी। और अगर उसने अच्छी लैंग्वेज यूज़ की होगी, यूजेस गुड लैंग्वेज, देन ही वुड बी रिमेंबर्ड, उसको याद रखा जाएगा। नेक्स्ट पोइम है द शील्ड ऑफ अकाइलिस, ठीक है। ये ग्रीक एक मिथिकल स्टोरी पे बेस्ड है, ठीक है। इसका हीरो है अकाइलिस और इसमें पैरलिज्म को शो किया गया है। और इलियड बाय होमर, इलियड आपको याद हो अगर, एपिक है होमर का, उससे जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे इंस्पिरेशन लिया। अकाइलिस जो है उसको न्यू आर्मर, न्यू शील्ड बनवानी है, और उसकी न्यू शील्ड किसने बनाई है, हिफेस्टोस ने बनाई है, ठीक है। थेटिस जो है वो अकाइलिस की मदर है, ठीक है। और मदर चाहती है कि अकाइलिस के लिए एक शील्ड बनाई जाए। थेटिस जो है वो किस चीज़ का सिंबल हुई उसकी मदर, ब्यूटी और लाइफ का, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अकाइलिस को एक नई लाइफ देना चाहती है थ्रू दैट शील्ड, ताकि उसकी लाइफ जो है वो बची रहे, ठीक है, उसको कोई भी हानि ना पहुंचा पाए। तो वो लाइफ को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रही है। एक चाइल्ड की इमेज है इस पोइम के अंदर, जिसका जो है वो मर्डर हो गया है, ठीक है। और थेटिस जो है बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस में है, दुख में है। तो यहाँ पे ओल्ड वर्सेस न्यू शील्ड का जो आपको कंपैरिजन देखने के लिए मिलता है। इससे हमें पता लगता है ओल्ड जो है वो रूरल को डिपिक्ट कर रहा है और न्यू शील्ड अर्बन को डिपिक्ट कर रही है, कि न्यू लाइफ ऐसी है। लेजेंडरी वर्सेस एक्चुअल लाइफ कैसी है, एक्चुअल लाइफ में क्या आपको शील्ड की ज़रूरत है, आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। उस टाइम पे शायद ना भी होती होगी, लेकिन आज के टाइम पे शील्ड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और बैरननेस को डिपिक्ट कर रही है, इनफर्टिलिटी को डिपिक्ट कर रही है, कि चीज़ें कितनी कोल्ड हैं, हार्श हैं। 20th सेंचुरी को कहीं ना कहीं ये इनडायरेक्टली डिपिक्ट कर रही है, क्योंकि अगर आपको पता हो 20th सेंचुरी में क्या है, मॉडर्न पीरियड। और मॉडर्न पीरियड जो है वो डेथ, डीके, इन सब से जो है वो जाना जाता है। फिर क्या है, 20th सेंचुरी में इस पोइम के माध्यम से फॉल इन मॉरल वैल्यूज़ को बताया गया है, ठीक है। स्टेट क्या सिंबलाइज करती है, इधर स्टेट वर्ड का यूज़ हुआ है इस पोइम में, वो सिंबलाइज करती है
पहले 3 स्टैंजाज में स्टेट को एज एन ऑर्गेनाइजेशन बताया है, लेकिन लास्ट के 3 स्टैंजाज में स्टेट के कॉन्सिक्वेंसेस बताए हैं कि किस तरीके से स्टेट हमें हैंडल करने की कोशिश करती है। ठीक है, मॉडर्न वर्सेस एंशियंट वर्ल्ड का इसमें रेफरेंस है कि मॉडर्न वर्ल्ड में तो भाई आप जितनी मर्जी शील्ड लगा लो, इट्स नॉट इनफ, है ना, एंड इट्स नॉट गारंटीड दैट यू विल बी प्रोटेक्टेड आफ्टर वेयरिंग दैट पर्टिकुलर शील्ड और हैविंग दैट पर्टिकुलर शील्ड, है ना। लेकिन एंशियंट वर्ल्ड में मे बी वो शील्ड काम कर जाती होगी, क्योंकि लोग इतने ज़्यादा जो है वो डेथ, डीके और लैक ऑफ कम्युनिकेशन, है ना, इस तरीके से नहीं जूझ रहे होते होंगे। नेक्स्ट पोइम है, ये पॉइंट्स आपने लिखने हैं, ठीक है। और अगर आपको जर्नल क्वेश्चन आता है अगर ऑर्डन का कि बताओ इसकी पोइट्री में कंपेयर करो न्यू वर्सेस ओल्ड, या कुछ भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, जो भी मैंने आपको अभी पॉइंट्स दिए ना, इसमें से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको जो है वो इस तरीके से इन पॉइंट्स को आपने भूलना नहीं है और ये लिखने ही लिखने हैं। September 1, 1939। अब 1939 जो है वो वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुई थी इस टाइम पे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, September 1, 1939 में एक पॉलिटिकल सिस्टम काइंड ऑफ दिखाया गया। हिटलर ने जिस तरीके से अटैक किया था पोलैंड पे, फेथलेसनेस को दिखाता है, फियर को दिखाता है, केओस को दिखाता है, और पावरफुल पीपल किस तरीके से, पावरफुल पीपल कौन है, पॉलिटिशियंस जैसे कि हिटलर जैसे लोग किस तरीके से जो है वो लोगों का फ़ायदा उठाते हैं, लोगों को तंग करते हैं। ठीक है, ये सब इसमें दिखाया गया है। और डिसइल्यूजन कर देते हैं, बताते कुछ और हैं, इल्यूजन किसी और का क्रिएट करते हैं, बाद में उसी में ही डिसइल्यूजन हो जाता है। वर्ल्ड वॉर जब शुरू हुई तो हिटलर ने अटैक कर दिया पोलैंड पे। इससे ये बताता है कि कॉमन मैन कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन पावरफुल मैन जो है वो कुछ भी कर सकता है। वर्च्यूज़ क्या होती, गुड क्वालिटीज़ नहीं थी, मोरालिटी नहीं थी, स्पिरिचुअलिटी नहीं थी। ठीक है, जब भी कोई वर्ल्ड वॉर या कुछ ऐसा होता है ज़्यादातर लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ आ जाते हैं, लेकिन लोग इतने ज़्यादा जो है यू कैन से वो इतना ज़्यादा अंदर से टूट चुके थे कि उनका वापस आना ही बड़ा मुश्किल हो गया था स्पिरिचुअलिटी की तरफ, क्योंकि उन्होंने मान लिया था एक कॉन्सेप्ट कि गॉड इज़ डेड। आप ऐसा भी लिख सकते हैं यहाँ पे इस लाइन को रेफर करते हुए, गॉड इज़ डेड का कॉन्सेप्ट हमें देखने के लिए मिल जाता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, जैसे तुम वर्जीनिया वुल्फ के साथ भी इसको कंपेयर कर सकते हो कि जिस तरीके से वर्जीनिया वुल्फ है ना, उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया था, क्योंकि एनी हाउ शी सर्वाइव्ड इन वर्ल्ड वॉर 1 ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1, बट during World War II she was not able to handle that trauma and that shell shock, ठीक है, from which she was suffering, so she committed suicide। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ऐसी ही सिचुएशन थी, ना स्पिरिचुअलिटी ना फेथ ना कुछ, ठीक है, लॉस था इन सब चीज़ों का। और सिचुएशन कैसी थी कि सिर्फ प्यार से कोई बोल दे ना वही रेमेडी है। वर्ल्ड वॉर जब ऐसा कुछ वॉर या कुछ हो जाए तो कोई प्यार से भी बात कर लेना, आपको एक चीज़ भी दे दे, तो वही आपके लिए एक रेमेडी जो है एज अ रेमेडी वर्क करता है। पोइट जो है उसको वॉर से बहुत डर लगता है। ऑर्डन को, इसमें पोइट कौन है, ऑर्डन, वो बार में बैठा हुआ है और पोइट जो है वो बता रहा है कि मुझे वॉर से बहुत डर लगता है। हिटलर की डिस्क्रिप्शन कैसी, हिटलर का तुमने नाम सुना होगा, बहुत ज़्यादा क्रूअल डिक्टेटर था, 1 मैन रूल करता था वो, ठीक है। तो उसको अब हिटलर के डिस्क्रिप्शन में ऐसा मतलब लोगों को समझ नहीं आ रहा था क्या करें और क्या ना करें। तो यहाँ पे इस पोइम में इंपॉर्टेंस ऑफ लव को बताया कि लव भी अगर थोड़ा सा मिल जाए तो हमने देखा वो एक रेमेडी की तरह हो सकता था। ये पोइम की थीम आती है। और पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, डर्टी गेम्स खेलते हैं कॉमन लोगों के साथ, इसलिए कॉमन मैन तो पावरलेस है, उसके पास तो कोई पावर नहीं है, इसलिए वो वहाँ से बच नहीं सकता, ठीक है। तो इसमें हमें क्या पता लगता है कि पीपल जो थे वो स्पिरिचुअली तो बैरन हो ही चुके थे, क्योंकि गॉड इज डेड का कॉन्सेप्ट आ गया था, लेकिन मॉरली भी जो है वो बैरन हो गए थे, ठीक है, बंजर जैसे हो गए थे, उनके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं थी, ऐसा प्रतीत हो रहा था। तो ये था ऑर्डन की पोइम्स के बारे में। आई होप आपको समझ आई होंगी, ठीक है। मैंने बहुत कम शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करी है, बाकी आपने लाइन टू लाइन अगर पढ़ी होंगी, आप जैसे मैंने आपको बताया बीच बीच में आप कोटेशंस भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। So in the next video we'll be discussing विलियम कार्लोस विलियम्स और ईदर T.S. Eliot, हम इन तीनों को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।